हेलो एवरीवन। आज दो बातें होंगी हम लोग के पास। पहली बात तो ये है कि क्या कोई ऐसा मूवमेंट हुआ है जो जिसमें बहुत सारा मास मोबिलाइजेशन नहीं हुआ, बहुत सारे लोग नहीं आए, फिर भी सरकार को झुकना पड़ा। कहीं कोई रैली नहीं हुई, कहीं कोई झंडा नहीं हुआ, कोई नारा नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि अगर कोई मूवमेंट होता भी है तो क्या उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं या किसी एक व्यक्ति की थिंकिंग होती है। दो बातों पे करेंगे। तो पहली बात, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है चंपारण। आपने सुना होगा, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आए उसके बाद उन्होंने चंपारण का सत्याग्रह किया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक चंपारण जिला है बिहार में, वहाँ पर नील की खेती होती थी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंग्लैंड में, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब एक्चुअली में हुआ क्या था, हुआ ये था कि वहाँ पर जो कपड़ा बनाया जाता था उसको एक प्रोसेस में रंगना पड़ता था। अब प्रोसेस में रंगने के लिए नीले रंग की ज़्यादा डिमांड होती थी, तो उसके लिए नील की खेती करवाई जाती थी उन कॉलोनीज में जहाँ पर ब्रिटिश का राज चलता है। ब्रिटिश के राज वाले कॉलोनी में जब नील की खेती होगी तो वहाँ से उस सस्ते दामों में नील उपज ले लिया जाएगा। यहाँ पर कानून लागू कर दिया गया बिहार में कि आपको तीसरे हिस्से में एकदम से जरूरी है कि नील की खेती करनी ही करनी है, और उस पूरे खेती का कुछ 10 से 12 रुपए दिए जाते थे। तो वहाँ नील को उपजाया जाता था। गांधी जी को यह बात पता चली। कभी हम लोग डिटेल में उसके मूवमेंट को पढ़ेंगे, आज बस इतना ही है कि उनके पीछे एक नेता, एक किसान, बहुत फेमस किसान है, उनका नाम आप बताइएगा, वो उनके पीछे लगे रहे। कानपुर में आए तो कानपुर में कहा कि चलिए, कानपुर से फिर चले गए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में, वहाँ पर उन्होंने जिद की थी और गांधी जी ने सीधा उनको एक जिद्दी किसान कहा है। तो वहाँ से वो गांधी जी को लेके आए और चंपारण में उन्होंने परेशानी को देखा और बिना किसी झंडा के, बिना किसी नारा के उन्होंने उस 47 तरह के करों से मुक्ति दिलाई। उनके पीछे किनका हाथ हो सकता है, तो हाँ, कांग्रेस का हाथ था। अब कांग्रेस से में सबसे ज़्यादा कहा जाए तो खुद गांधी जी का था। गांधी जी उस समय इतने ज़्यादा भी फेमस नहीं थे जितना वो उसके बाद के समय में या उस घटना के बाद हुए हैं, ऐसे समझते हैं। तो दूसरी बात ये होती है कि जो बोलीविया में हुआ, जो नेपाल में हुआ, नेपाल में यह प्रक्रिया होने के बाद मैंने कहा था वहाँ पर कोई माओवादी भी आ गए थे, माओवादी की विचारधारा। और उस दिन मैंने क्लास लेस सोसाइटी की बात की। नेपाल में क्लास लेस सोसाइटी, अगर माओवादी आते हैं तो क्लास लेस सोसाइटी की बात करेंगे। वो चाहे वो लेनिन हो, स्टालिन हो रसिया में, या फिर माओ हो, ये तीनों ही डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़े हैं। मतलब कि कोई भी कानून उनके अनुसार लगेगा, जो कि सबके लिए लगेगा, लेकिन उनके अनुसार एक डिक्टेटरशिप, तानाशाही का रूप उन्होंने धारण किया। अब तानाशाही का जो रूप है वो नेपाल में भी उस घटना के, उस डेमोक्रेसी वाले घटना के बाद लगा है। दूसरी बात कि जब बोलीविया में भी ये घटना घटित होती है तो जिस पार्टी ने, अब एक व्यक्ति के सोचने भर से उतने सारे लोग आ तो नहीं जाएंगे। बोलीविया में उतने सारे लोग आ गए, कैसे आ गए? तो एक पार्टी पीछे से लगी हुई थी। अब वो पार्टी बाद में जा करके वहाँ में सरकार बनाती है, वहाँ पर सरकार बनाने का कार्य करती है। तो अगर कोई घटनाक्रम होता है तो उसके बाद एक सुधारात्मक प्रणाली चलती है। कभी कभी वो गलत भी होती है, वो सुधार की जगह बिगाड़ भी सकती है, लेकिन अधिकतर समय में ऐसा होता है कि वो सुधारात्मक होती है। जैसे हमारे देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद एक सुधारात्मक संसदीय प्रणाली हमारे में, पार्लियामेंट्री सिस्टम शुरू हो गई। उससे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं होता था। हाँ, एक बोर्ड बनती थी, उससे पहले भी बोर्ड भी नहीं था वो। तो ये धीरे धीरे ये संघर्ष होने के बाद बना है। लेकिन अभी के समय में तो हम ये कह सकते हैं कि एक अगर कोई बड़ी घटनाक्रम होगी, अगर कोई ऐसा कोई चेंजमेंट होगा, अगर कोई संघर्ष होगा, तो एक हमको देखने को मिलेगा उसके बाद कुछ नया विचार, कुछ नए तरीके का विचार।
मुझे एक घटना याद आती है कि जब अन्ना हजारे ने अपना एक मूवमेंट चलाया, उस मूवमेंट में 3 से 7 लाख लोग वहाँ पर आते थे और वहाँ पर उस मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। उसमें एक और सिविल सर्वेंट थे जो छोड़ चुके सिविल सर्वेंट्स को छोड़ दिया और बाद में चल के नेता बने और आज हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। तो उन्होंने वो संघर्ष में पूरा सपोर्ट किया था और वहाँ पर वो कार्यरत भी थे, कार्यकर्ता की तरह थे। बाद में चल के उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। इससे पहले एक नाम आता है लालू यादव का। उन्होंने इमरजेंसी के समय में जयप्रकाश नारायण जी की मदद की थी और बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था। बाद में चल के वो भी पॉलिटिक्स में अच्छी तरह से उतर गए और वो मुख्यमंत्री भी बने। कुछ ऐसी ही कहानी मुलायम सिंह यादव की भी बनी। हमने देखा कि कुछ ऐसे ग्रुप्स बनते गए जो सरकार पे किसी कार्य के होने के लिए दबाव डालते गए। क्या किसी जनसंख्या का, किसी मॉब का क्या ये हक बन सकता है कि वो सरकार पर न्यायोचित या फिर अन्यायपूर्ण कोई कार्य करने के लिए बाध्य करे? ये आप सोचिएगा, आपकी बात है। लेकिन उन्होंने सरकार पे दबाव डाला। अब वो न्यायोचित था अन्यायोचित था वो नहीं कह सकते, क्योंकि इमरजेंसी उसके बाद लगाई गई। इंदिरा गांधी की कुछ और बातें निकल कर आती हैं कि उस समय विद्रोह हुआ और जयप्रकाश नारायण जी ने विद्रोह के लिए प्रेशर बनाया। और जयप्रकाश नारायण जी की अलग बात निकल कर आती है कि ऐसा कुछ नहीं था, इंदिरा जी द्वारा जानबूझकर ये लगाया गया। दोनों बातें हैं और दोनों को बातों को कल जैसे बताया था मैंने, क्रिटिकल थिंकिंग को सपोर्ट करना चाहिए, चीज़ों को उसके सभी मायने को लेकर के चलना चाहिए। ऐसा अधिकतर होता है कि जब हम किसी बड़े बदलाव को किसी शासन प्रणाली में लाते हैं तो कुछ उसमें से लोग होते हैं जो उसी शासन प्रणाली में चले जाते हैं और अपने प्रकार का नया शासन पद्धति निकाल करके लाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, इमरजेंसी के बाद एक बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ। उस मूवमेंट में कांग्रेस पार्टी फिर हार जाती है मूवमेंट के बाद, और कांग्रेस पार्टी के हारने के बाद जनता पार्टी वहाँ पर अपनी सरकार बनाती है। हाँ, वो पूरे 5 साल नहीं चल पाई, लेकिन फिर भी वो सरकार बना ली। तो सरकार पर इस तरह से अगर कोई दबाव डाल सके, कोई ग्रुप उस पर दबाव डाल सके, तो हम कहेंगे कि वो प्रेशर ग्रुप है। प्रेशर ग्रुप का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है जब हम देखते हैं कि किसी बड़े एग्ज़ाम्स में, जैसे यूपीएससी या फिर एनडीए या सीडीएस जैसे जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, सीएससी जैसे एग्ज़ामों में जो भी यूपीएससी कंडक्ट कराए, अधिकतर एग्ज़ामों में देखा जाता है कि प्रेशर ग्रुप की बातें निकल करके आती हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस प्रेशर ग्रुप से बनते हैं। 10th में भी इसका सिलेबस है, तो हम देखेंगे प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट के पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने वाले ये लोग हैं। बट अनलाइक पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट एम टू डायरेक्टली कंट्रोल और शेयर पॉलिटिकल पावर। ये ऐसा नहीं करते कि वो ही कहेंगे कि मैं ही पावर में आ जाऊं। बाद में हो सकता है उनमें से कुछ लोग पावर में आ गए, लेकिन उस समय ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी सरकार छोड़ो, मुझे करने दो। ऐसा नहीं होता। These organizations are formed when people with common occupation, interest, aspiration or opinions come together in order to achieve a common objective. जब एक समय की कहानी है कि लखनऊ अधिवेशन हो रहा था और गांधी जी बात कर रहे थे, सबने अपनी बात कही देशवासियों के सामने। कांग्रेस थी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हमको करना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि अगर लोग ही अपनी इंटरेस्ट को सामने लेके नहीं आए तो फिर ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हमें ये आज़ादी मिल सकती है। आज लोगों की ज़रूरत नमक है, तो नमक हमें मिल ही नहीं रहा। अब ऐसा ना हो कि
अंग्रेज चले जाएं और अंग्रेज की जगह पर कुछ इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पर आकर के बैठ जाएं, वहाँ पर कुछ बड़े जमींदार जाके बैठ जाए जहाँ पर अंग्रेज थे। कुछ ऐसा ही हुआ यूके में, ऐसा ही हुआ ब्रिटेन में। वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो संसद में बैठते थे और वहाँ पर जैसे सबको वोटिंग का अधिकार नहीं था, तो जिन लोगों को वोटिंग का अधिकार था वो लोग कुछ ज़्यादा ही उसमें भाग लेते थे और अपनी सरकार को बनाते थे, तो अपने फायदे के अनुसार बनाते थे। तो अंग्रेज चले भी जाते तो क्या होता? तो हम सबकी एक कॉमन इंटरेस्ट होनी चाहिए कि ये हमें काम करना है और उसमें हमें जीत हासिल होनी चाहिए। प्रेशर ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही था, उसमें कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग एक साथ आते थे और अपने किसी ऑब्जेक्टिव को रखते थे, अपने कोई उद्देश्य को बनाते थे और उसके बाद उस तरीके से अपना काम करते थे। These organizations are formed when people with common occupation, interest, aspiration or opinions come together in order to achieve a common objective. In the course of the discussion above, we came across entities that are not quite an organization. The struggle in Nepal was called a movement for democracy. We often hear the word people's movement to describe many forms of collective action. नर्मदा बचाओ आंदोलन, मूवमेंट फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, एंटी लिकर मूवमेंट, वीमेंस मूवमेंट, इन्वायरमेंटल मूवमेंट। इन्वायरमेंटल मूवमेंट में ग्रेटा थनबर्ग का नाम आता है, आप सर्च कीजिएगा, बताइएगा क्या है वो, क्या करती हैं और इंडिया की ग्रेटा थनबर्ग कौन है। दूसरी बात है कि अलग अलग प्रकार के मूवमेंट हुए। कभी चिपको आंदोलन हुआ, आपने सुना होगा। क्या था चिपको आंदोलन? चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था और उससे हमें आज भी क्या इंस्पिरेशन मिलता है, इसको आप बताइए, देखते हैं। एक नर्मदा बचाओ आंदोलन, मूवमेंट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे अनुच्छेद 21 का एक बात कहा जाएगा कि वो हमें जीने का अधिकार देता है। पहली बार उसकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या बड़ी संकीर्ण हुई थी, छोटी हुई थी। बाद में चल के अनुच्छेद 21 की व्याख्या बहुत अच्छी हुई है और उसमें बहुत सारी बातें हुई हैं कि जीने का अधिकार सिर्फ सांस लेने या जीवन जीने भर का नहीं है, उसके आगे उस जीवन को लिवलीहुड, उस सभी पहलुओं पर हम कैसे जीवन के उत्थान पर ध्यान दें, जीवन को कैसे आसानी से जीते रहे। ऐसा ना हो कि इन्वायरमेंट में हम ऐसे जगह पर सांस ले जहाँ पर बस नाम की जीवन है। तो इस प्रकार की बातें अनुच्छेद 21 में आती हैं। उसमें एक RTI होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हम करेंगे, जैसे कोई भी सरकारी संस्थान है, वो किसी अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी उसका चल रहा है, जैसे कोई कंपनी ही है वो चल रही है, तो हम चाहे तो जो ब्यौरा लेना चाहे, जो ऐसा हो कि ऑफेंडेड ना हो, वैसे ब्यौरे को हम ले सकते हैं सरकार से। अगर हमने कोई याचिका दायर की है, वो याचिका किस मुकाम तक पहुंची, क्या हुआ उसके साथ, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा हम राइट टू इन्फॉर्मेशन से ले सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा उपाय किया गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही हमें नहीं मिल गई, ये सब करने के लिए हमने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए। Like an interest group of movement also attempt to influence politics rather than directly take part in electoral competition. डायरेक्ट चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, वो बाहर से ही, जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं वो बाहर से ही उस चुनाव में भाग लेकर के नहीं, उस सरकार बना के नहीं, पर सरकार पे दबाव डाल के, क्योंकि फिर एक ही उपाय रह जाता है कि आप सरकार अपनी बनाइए फिर अपने कार्य कीजिए। तो इस चीज़ को थोड़ा बचाया गया है। हमारे यहाँ कोई भी मूवमेंट हो तो उसको बिना किसी शस्त्र के शांतिपूर्वक हमें आंदोलन करने की आज़ादी मिली हुई है और ये आंदोलन समय समय पर हुए भी हैं। बट अनलाइक द इंटरेस्ट ग्रुप मूवमेंट हैव अ लूज ऑर्गेनाइजेशन, देयर डिसीजन मेकिंग इज मोर इनफॉर्मल एंड flexible. They depend much more on spontaneous mass participation than an interest group. अब उनके साथ एक दिक्कत है कि उसमें कोई डिसीजन लेने वाला कोई एक नहीं है। अगर पार्टी होती, जैसे आज कोई पार्टी मूवमेंट करना शुरू करे, आज कांग्रेस
या फिर बीजेपी जैसी पार्टियां मूवमेंट करें, तो उसके जो इलेक्टोरल बने हुए हैं, जो उसके बड़े नेता हैं या फिर जो उस वहाँ के अध्यक्ष हैं, वो डिसाइड करेंगे कि आखिर में किस मुकाम तक पहुँचना है। लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप या फिर प्रेशर ग्रुप्स ऐसे नहीं होते जो कभी वो जिस तरह मास जाए, जो मास कहे, जो लोगों की राय हो, उस पर ये होता जाता है। जैसे एसएससी का एक मूवमेंट चला था 1-2 साल पहले, उसमें दिल्ली में बहुत सारे लड़के बैठे हुए थे। अब उसमें कोई नेता नहीं था कि जिससे डायरेक्टली बात हो सके, और वो एसएससी के ऑफिस के सामने सभी लोग बैठे हुए थे। उसमें किसी नेता को अंदर बुलाया नहीं गया कि आपसे बात हो जाए या आपसे बात हो जाए या आप इस मूवमेंट को चला रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। कुछ मांगे थी वो पूरी हो जाती, हाँ उसमें से कुछ मांगे पूरी हुई और कुछ मांगे पूरी भी नहीं हुई। अच्छा हुआ कि उसके जगह पर एक रिक्रूटमेंट के लिए नया तरीका बनाने की कोशिश की जा रही है, और वो न्यू रिक्रूटमेंट किस तरीके से होता है हम देखेंगे, उस पर भी कभी वीडियो लाएंगे। और उस मूवमेंट में क्या हुआ कि आखिर में जा करके पुलिस द्वारा लड़कों की वहाँ पर जो भी बैठे हुए थे पिटाई की गई, उसके बाद उनको भगा दिया गया। पावर के सामने तो बहुत सारी चीज़ें वो परेशानी करती ही हैं, लेकिन हाँ फाइनली जा करके कुछ चीज़ें उसमें से सही हुई और अभी तक वो सही हैं। अभी कुछ दिन पहले मूवमेंट वैसा ही शुरू होने ही वाला था, रेलवेज़ के नहीं आ रहे थे डेट, और बहुत 2019 से ही वो फॉर्म भरा जा चुका था और डेट भी नहीं आ रहा था। सीजीएल के भी कुछ 3 साल बीत चुके थे। तो इस तरीके से मूवमेंट हुए, अभी मूवमेंट होने वाला था पर उसको सरकार मान गई। तो ये किसी एक पर्सन का निकल करके सामने नहीं आया कि मैंने इस मूवमेंट को किया, हम सब ने किया। यूट्यूब पे भी बहुत सारी बातें हुई, राकेश यादव सर हैं या अभिनय सर हैं जिन्होंने भी ये बातें अपनी रखी थी कि इस तरीके से मूवमेंट चलना चाहिए। तो सब लोगों ने किया, सारे टीचर्स ने मिलकर किया था, बच्चों ने मिलकर किया था, हम सभी उसमें सपोर्ट कर रहे थे। तो कोई एक पर्सन नहीं आया, तो वो किससे बात करते हैं? इसलिए प्रेशर ग्रुप्स बहुत मायने में फ़ायदेमंद है और वो अपने कार्य को करने में ज़्यादा एफिशिएंट है रेदर देन किसी पर्सनल पार्टी, क्योंकि पर्सनल पार्टी के कुछ अपने इंटरेस्ट भी हो सकते थे। प्रेशर ग्रुप के इंटरेस्ट उनके अपनी मांग ही होती है। कल फिर हम लोग इसमें आगे बात करेंगे सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। इस पर थोड़े मूवमेंट्स में बात होगी, और आप भी किसी मूवमेंट पे जानना चाहेंगे तो हमें मैसेज कीजिए, बताइए कमेंट में कि आप किसी विशेष मूवमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। फिर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी न्यू चैप्टर से शुरू करेंगे। थैंक यू।